नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बीजेपी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया है। दरअसल हरक सिंह रावत पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। वो पार्टी से खुद के अतिरिक्त अपनी पुत्र वधू और अपनी एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी और उल्टा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। और कुछ क्या कहा है हरक सिंह रावत ने, आइए आपको सुनाते हैं। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। कहां से आएगी ऐसी बुद्धि? आएगी तो कहां से आ जाएगी? इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक उठापटक है वो अब अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी है। मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित करते हुए 6 साल तक के लिए निलंबित किया है। अब आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि हरक सिंह रावत जो है वो कांग्रेस का दामन थाम ले। ऐसे में किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम से आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और बीजेपी को कितना नुकसान है, कांग्रेस को कितना फायदा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड की राजनीति को बखूबी से समझने वाले जयसिंह रावत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत साहब, जिस तरीके से ये पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अब हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये क्या ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत दिन पहले ही होना था लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत देर से हुई है, या फिर एक ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी जो हरक सिंह रावत ने अपनाई थी उसी के कारण बीजेपी ने उनको निकाला है और अब वो कांग्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं? कांग्रेस में जाना तो पहले ही तय हो चुका था। लग रहा था कि ये जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे ही, तो इसीलिए वो कई दिनों से बहाने मार रहे थे, बना रहे थे। उनका संपर्क जो कांग्रेस का जो दूसरा गुट है, एंटी हरीश रावत गुट है, प्रीतम सिंह एंड कंपनी, तो उनके साथ उनकी चल रही थी। तो क्योंकि कांग्रेस का वो गुट भी चाहता है कि कोई दमदार ऐसा नेता कांग्रेस में आए कि जो हरीश रावत को चेक कर सके, तो वो प्रयास तो कांग्रेसियों के चल रहे थे, पहले से चल रहे थे। लेकिन इस दौरान अगर इनको लगा कि हमारा सारा सीट हो जाए, यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाए, तो वो भी था, वो दोहरी जो उन्होंने अगर पहले से कर लेते तो ज्यादा उसका नेगेटिव उसका ज्यादा बनता, ज्यादा हवा बनता था कि ये सवाल आने के बाद हरीश रावत भी, क्या ये हरक सिंह रावत भी बीजेपी तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान तब होता है। इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन में रहे और टाइम में इन्होंने फैसला नहीं ले पाया। वो शायद इसीलिए नहीं ले पाए क्योंकि इनको अपने बहू के लिए भी टिकट चाहिए था, खुद के लिए भी अपना मनपसंद, क्योंकि वो कोटद्वार से अब लड़ना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने केदारनाथ से बात की थी, केदारनाथ तो टिकट दे रहे थे, लेकिन जो असली इन्होंने जो समस्या रखी कि उसको दलीप सिंह रावत लैंसडाउन वाला जो टिकट था, तो मतलब एक कोई भी पार्टी अपना सिटिंग विधायक को टिकट काट के इनकी बहू को एकदम जो राजनीति में एकदम नहीं है उनको टिकट देने का वो मेरे ख्याल से वो बीजेपी को गवारा नहीं था। ठीक है।
हरक सिंह को तो टिकट दे देते थे, वो केदारनाथ से दे देते, कहीं से भी दे देते, वो दिक्कत नहीं थी। रावत साहब बहू को जी तो ये एडमेंट थे कि भाई उनको लैंड जोन से ही चाहिए, क्योंकि उनकी बहू लैंड जोन में एनजीओ के जी, उन्होंने एक एनजीओ चला रखा है। जयसिंह जी तो काफी दिन से वही एक्टिव थी। ठीक है जयसिंह जी, जिस तरीके से हरक सिंह रावत बीते 1-1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के साथ पेश आ रहे हैं, बीच में एक बार और खबरें आई, लगभग ये फाइनल हो चुका था कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली से मान मनोवल हुआ और हरक सिंह रावत माने। अब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि हरक सिंह रावत के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने आगे से निष्कासित किया है, तो क्या हरक सिंह रावत ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को यह कदम उठाना पड़ा, और एक ताकि ऐसा भी न लगे कि हरक सिंह रावत ने पार्टी छोड़ी है? इसको आप थोड़ा दर्शकों को समझाइए। हाँ, अगर ये देखें डैमेज कंट्रोल जो के लिए उन्होंने उसको हरक सिंह को पहले ही निष्कासित कर दिया। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही बीजेपी को दिखाया। आपको याद होगा थोड़े दिन कभी तो पिछले हफ्ते की बात है, हाँ, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने लगभग, उसके साथ की थी आपके किशोर उपाध्याय के साथ जी, उनका बीजेपी के साथ बहुत लॉबिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा ये जी इनको बाहर कर दो जी। तो वही स्थिति हुई, बिल्कुल सेम उसी रूट पे से बीजेपी भी चली है, और तो ज्यादा डैमेज न हो जाए इसलिए उनको पहले ही मंत्रिमंडल से भी हटा दिया और पार्टी से भी उनको निकाल दिया। तो क्या एक मिनट जयसिंह जी, जयसिंह जी क्या आप ये कह रहे हैं, जयसिंह जी क्या आप ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत के जाने से भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। नुकसान इस तरह होगा कि उसे एक मैसेज जाता है जनता के बीच कि हरक सिंह जैसे लोग जो जिनको आपको वेदर कॉक जिनको कहते हैं, मौसम विज्ञानी कहते हैं राजनीतिक, वो जो देखते हैं कि किधर अब किसका पलड़ा भारी है, इसका मतलब ये मैसेज जा रहा है कि आम आदमी में ये मैसेज आएगा, इसका मतलब है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। समझ गया। और वो डूबते जहाज से वो पंछी जो है वो ठीक है, वो वाला मैसेज जो आम आदमी को जाएगा वो ये है। ठीक है। और हरक सिंह का समस्या सही है, हरक सिंह एक जगह से तो चुनाव लड़े नहीं, वो इलेक्शनों से लड़ते रहे, मैं समझ गया जी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से उत्तराखंड का इतिहास रहा है जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है कि जनता ने एक साल एक राजनीतिक दल को, दूसरे साल दूसरे राजनीतिक दल को मौका दिया है अगले चुनाव में, ऐसे में अगर इस लॉजिक से चले तो कांग्रेस की संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी हो रही है, पार्टी अभी तक जो लोग हैं उनके टिकट फाइनल नहीं कर पाई है, आला कमान दिल्ली से इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहा है, ऐसे में अब हरक सिंह रावत को लाकर क्या कांग्रेस अपने लिए आने वाले समय में और जो चीजें हैं वो टफ बनाता हुआ आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस के साथ हम देख रहे थे, लगभग 78 से हम देख रहे हैं, चुनाव एनालिसिस करते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे जी। तो कांग्रेस का पहली बार नहीं, हमेशा ही होता है, आखिरी वक्त पर कांग्रेस एकदम जाग जाती है और वो करते हैं, और एक दूसरे वो वाला कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में। ठीक है। लेकिन जो आने वाला है, जो इसके बाद अभी होगा, बहुत बड़े पैमाने पर दोनों पार्टियों में भगदड़ बचने वाली है। ठीक है। दोनों में। ठीक है। वो बराबर बचेगी। अब इसमें जितने कांग्रेस में आएंगे उतने बीजेपी से वापस आएंगे। इसी स्थिति जैसे अगर इनको डोईवाला दे दिया तो आप हीरा सिंह को आपको रायपुर देना पड़ेगा, और रायपुर में आपके प्रभुलाल बहुगुणा भी है। जी जी जी। पहले यानी सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी सिंपल लॉजिक ये है, जिसका जहां से टिकट कटेगा वो दूसरी पार्टी के पाले में आता हुआ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह रावत जी आपका, बड़ी बारीकी से आपने उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस वक्त उठापटक मची हुई है, इसको लेकर जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार उत्तराखंड की राजनीति में जो गर्माहट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जरा रुख अगली खबर का करते हैं जो भी इसी से जुड़ी है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने अपने नेता हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा
विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो सकती है। इसी के साथ संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक होगी। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात होगी। वहीं संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बैठक के लिए सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। यहां वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में आज फैसला होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत कई नेता मौजूद रहे। गोवा के बाद उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक भी मुख्यालय में हुई और आज यूपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग के जोर पकड़ने के बीच सोमवार को चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है। निर्वाचन आयोग आज होने वाली बैठक में पंजाब के सियासी दलों की उस मांग पर विचार करेगा जिसमें उन्होंने गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को प्रस्तावित मतदान को टालने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इस साल गुरु रविदास की जयंती 16 फरवरी को है और 14 फरवरी को दूसरे चरण में पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान होने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने निर्वाचन आयोग से रविदास जयंती के मद्देनजर मतदान को 6 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। एक चरण में प्रस्तावित मतदान को टालने के लिए इसी तरह का अनुरोध बीजेपी और बीएसपी सहित कई पार्टियों ने भी किया है। आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालु रविदास जयंती मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि इसकी वजह से श्रद्धालु मतदान नहीं कर पाएंगे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की मूल याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप लगाया है। इकतीस जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बीजेपी नेताओं के साथ बजट को लेकर मंथन किया। बैठक में बीजेपी के 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअली शामिल होकर बजट को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। मिजोरम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड, उत्तराखंड, लद्दाख और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्य भी मध्य और उत्तर भारत के कई और राज्यों में शामिल थे जो अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी कदम उठा रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय से कार्रवाई का संचालन किया। दिल्ली के साथ ही अब पड़ोसी राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा
कि हरियाणा के 3 जिलों में उच्च कोविड संक्रमण दर राष्ट्रीय राजधानी में मामलों में अनियंत्रित वृद्धि के कारण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास होने के कारण हरियाणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। बॉर्डर पे इसको लेकर सख्ती वगैरह भी की जाएगी? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो हम लोगों को कोई भी है, मरीज है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे हरियाणा का है, जो हमारे पास आता है हम उसका इलाज करते हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान ने दिल्ली की सीमा पर 1 साल से अधिक लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के गैर राजनीतिक रहने के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एसपी-आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए खाप पंचायतों के लिए इसे परीक्षा करार दिया था। हालांकि उनके बयान पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अब क्या कह रहे हैं नरेश टिकैत, आप भी सुनिए। भाई एक तो देखो, कल वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले ही आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे से बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी इलेक्शन नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भरा। तो यहाँ तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखेंगे और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना, टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नंजन स्वामी की है। एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहाँ से, तो यहाँ से तो आना चाहे अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। भाई एक तो कोरोना के मामलों में भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर है। वीकेंड कर्फ्यू का असर थोड़ा बहुत दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 2.58 लाख नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 385 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। संक्रमण के मामलों में शनिवार की अपेक्षा 5% की कमी हुई। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,86,451 हो गई है। लेकिन इस सबके बीच जो परेशानी का सबब है कि कोरोना संक्रमण का दर कल के मुकाबले 16.28% से बढ़कर 19.65% हो गया है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 8,000 के पार हो गए हैं। देश के 29 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 8,209 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके के काजी कंपाउंड में बंद कपड़े की फैक्ट्री में रविवार रात आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही 5 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है।
इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 लोग इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मशहूर कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को कथक नृतक परिवार में हुआ था। बिरजू महाराज के पिता भी मशहूर कथक नृतक थे। उन्होंने अपने पिता के साथ अपना नृत्य शुरू किया। बिरजू महाराज ने रामपुर नवाब के दरबार में प्रस्तुति दी। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। 2012 में फिल्म विश्वरूपम में डांस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें वर्ष 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी उन्होंने डांस, कंपोज और कोरियोग्राफर की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।